Hello students, today we are starting with a new chapter, that is chapter 8. Framing of Constitution and its features. This is the chapter. Now students, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में ही. I am reading from page number 56 of your textbook. Any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is called the constitution. Constitution क्या है students? Constitution is a set of rules to govern a given country. एक कंट्री को रूल करने के रूल्स, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. जिस तरह से स्टूडेंट्स एक स्कूल में रूल्स होते हैं, कोचिंग क्लासेस के रूल्स होते हैं, जिससे वहां का डिसिप्लिन और गवर्नेंस मेंटेन रहे, उसी तरह से कंट्री को गवर्न करने के भी रूल्स होते हैं, जिससे कंट्री के लोग पीसफुली रह सके और सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट और लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके. सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंस इसका क्या है? सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So first thing, it is the most basic and important document. Secondly, the laws are based on it. Third, the country's constitution and laws should be subject to relevant provisions, and constitution is superior to all laws. It is superior to all laws. कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता. कॉन्स्टिट्यूशन इज द गार्डियन ऑफ द पीपल एंड देयर राइट्स. It involves periodically changing requirements of the people's expectations, aspirations, interest as well as the emotions. Right? So constitution involves the change in people's aspirations. Aspirations मतलब wishes, emotions and interest and expectations of people from the government. ये चेंज होते रहते हैं विथ टाइम. ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग लोगों के एक्सपेक्टेशंस, विशेस, इंटरेस्ट और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है. सो वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट. क्योंकि ये जीते जागते लोगों की एक तस्वीर है गवर्नमेंट के सामने. तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक जीता जागता सबूत है कि लोग क्या चाहते हैं. राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज नोट इट डाउन. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, बट आई वुड प्रिफर कि आप लिख लो, क्योंकि अंडरलाइन करने से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, लिखने से ज्यादा क्लियर हो जाएगा.
students, we are coming to the second part, the process of framing the constitution. अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लाइन में ही लिखने पड़ेंगे. ये आंसर में पॉइंट्स आगे पीछे नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से हुआ. तो ये आपको स्टेप्स इसी ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे जो मैं लिख रहा हूं. डोंट चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स. तो सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 मार्च 1946 हैंडेड द ड्यूटी टू कैबिनेट मिशन. तो 25 मार्च 1946 बराबर कैबिनेट मिशन ऑफ 3 members came to India, and on the basis of this recommendation, of 3-member cabinet commission, Constituent Assembly is formed. On this date, Constituent Assembly was formed and the structure of Constitution was decided. अब इसमें Constituent Assembly में कितने members थे? Constituent Assembly had 385 members from different religions, caste, gender and places. अलग अलग रीजियंस के थे. ठीक है. इसमें मेन लीडर्स जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, फिर मेन है इसमें HP मोदी, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, सरोजनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित. ये दो जो लास्ट में जो 2 नाम लिखे हैं ये वुमेन मेंबर्स थे इसमें. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर. अब इसमें 2 लोगों का नाम आपको खास याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. इसका प्रेसिडेंट ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इस पूरे कमिटी का प्रेसिडेंट था और बाद में इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट यही थे. तो जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमिटी. इसके अलावा chairman of the drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. बाबा साहेब अम्बेडकर, ये इस कमिटी के चेयरमैन थे. तो स्टूडेंट्स आप ये इतना नोट डाउन कर लीजिए.
Now students, we are studying for the preamble, the first page of the constitution, but before that we have one more paragraph to go. I think the number of members in the constituent assembly, right? So what was this constituent assembly? Constituent assembly, students, I have already told you just now, it was a assembly which was made by the 3 cabinet mission people who came to India from Britain. ब्रिटेन ने 3 लोगों को इंडिया भेजा, इसको बोलते हैं कैबिनेट कमीशन. इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई इंडियन लीडर्स की. उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ वुमेन मेंबर्स भी थे, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, which we have just noted. Other than that, ये खास याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of this assembly and डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was the chairman of this assembly. अब ये लोगों ने कितने दिन में ये बनाया वो अपने पढ़ेंगे. तो इसका वर्किंग अपने देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर्किंग, ये बना तो था 385 मेंबर्स से, अब ये कितने दिन तक ये चला. तो टोटल इसमें 166 सेशंस हुए एंड फॉर 2 years ये असेंबली काम करती रही. 2 years, 11 months एंड 17 days, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक बना असेंबली में. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 295 आर्टिकल्स, 295 सेक्शंस है एंड 8 अपेंडिसेस. बराबर, ये इनिशियली थे. बराबर, और फाइनली देयर वेर 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिसेस. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी शुरू हुई तो पता था कि 295 टॉपिक्स होंगे और 8 अपेंडिक्स मतलब 8 इंडेक्सेस होंगे. लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे सजेशंस के बाद फाइनली 9 अपेंडिसेस और 395 आर्टिकल्स बन गए. अब स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रेडी था ऑन 26 November 1949. So the constitution was passed on 26th November 1949, but it was accepted on 26th January 1950. So 26th January is called our Republic Day. रिपब्लिक उस कंट्री को कहते हैं स्टूडेंट्स जिस कंट्री का इलेक्टेड लीडर एक प्रेसिडेंट हो, यानी कोई किंग ना हो. ठीक है, ऐसी कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं. तो इंडिया हैड बिकम अ रिपब्लिक. इसके पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो स्टूडेंट्स जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो इंडिपेंडेंट हम हुए 15 अगस्त 1947 को. अब 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन हमें रिपब्लिक होने में टाइम था. इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था. ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, लेकिन 3 साल तक हमारे इंडिया को रूल करने वाली जो गवर्नमेंट थी, भले इंडिया की गवर्नमेंट थी लेकिन लॉज ब्रिटिश के चलते थे. यस, लॉज ब्रिटिश के चलते थे. ठीक है, इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश लॉज अप टू द ईयर 1950. 1950 में 26 जनवरी को हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ और उसमें प्रेसिडेंट का प्रोविजन रखा गया. तो इंडिया का हेड प्रेसिडेंट होगा और वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा बाय द पीपल. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. दैट वी विल स्टडी इन द फर्दर चैप्टर्स ऑफ सिविक्स. लेकिन इससे ये बात क्लियर हो गई कि इंडिया इज नाउ अ रिपब्लिक. और जो दिन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द इंडिपेंडेंस डे. इसीलिए हम इंडिपेंडेंस डे से ज्यादा हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं. इंडिपेंडेंस डे पे खाली प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से एड्रेस टू द नेशन देते हैं, बट ऑन रिपब्लिक डे वो पूरा मिलिट्री परेड होता है दिल्ली में.
correct? Now students, in the constitution we have 4 lions as national emblem and national slogan of Satyamev Jayate. 4 lions are in our national emblem and we have Satyamev Jayate as national slogan. So please note down this, students. Now students, we are going to the next topic, that is the preamble. तो अब स्टूडेंट्स ये preamble जो है ये क्या है? What is preamble? Preamble is the core and important part of the constitution. Indian Constitution begins with the preamble and the words written in preamble highlights the soul of the Constitution, right? So words of preamble highlight the soul of the Constitution. Now, third thing, the Indian Constitution begins with the preamble. तो फर्स्ट पेज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द preamble. ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द नेक्स्ट डे ये preamble नेक्स्ट पेज पे ये preamble दिया हुआ है और ये preamble जो है इसमें ऊपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फिर लिखा हुआ है preamble और स्टार्टिंग देखिए कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये प्रीएम्बल मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी लोगों ने मिलके बनाया है. अब आप सोचोगे सर ये तो सिर्फ 385 लोगों ने बनाया था. ट्रू, 385 लोगों ने बनाया था, लेकिन वो 385 लोग अलग अलग इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजियंस के लोकल लीडर्स थे. इन लोकल लीडर्स में से कुछ वुमेन थे, कुछ आदिवासी थे, कुछ डिप्रेस्ड क्लास के शेड्यूल कास्ट के लोग थे, कुछ लोग जो थे वो रिच क्लास के थे, कुछ लोग पंजाबी थे, कुछ गुजराती, मराठी, बंगाली. एवरी स्टेट ऑफ इंडिया was represented in these 385 members. और जब इन्होंने 2 years 11 months and 17 days इतनी दिनों तक इन्होंने जो डिबेट्स किए 166 सेशंस में,
हर एक वर्ड इनका बोला हुआ ये लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी पेज बताया गया जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। अब स्टूडेंट्स, आप लोग सोचते होंगे कि इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद उसका समरी बनाने की जरूरत क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बहुत ही डिटेल्ड और इलेबोरेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इट इज वेरी लॉन्ग, और उसके जो सेक्शंस है वो इतने ज्यादा डिटेल्ड है कि उसको ये वकील और जज जो होते हैं ना, वो बहुत ही तोड़ मरोड़ के उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसका मीनिंग शायद लिखने वालों ने कुछ और किया हो, लेकिन जो वकील को केस लड़ना है या जो कोर्ट को फैसला सुनाना है, उसका जज और उसका वकील वो कोर्ट के किस तरह से उसको इंटरप्रीट करते हैं ये तो वही जाने, ठीक है। वो उसमें से कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढ के मिसलीड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ये प्रीएम्बल बनाया गया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एक्ट को, किसी भी आर्टिकल को आप अगर यूज करते हो कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी आर्ग्यूमेंट को पेश करते हो कोर्ट ऑफ लॉ में, तो कोई भी फैसला कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। प्रीएम्बल इज अ स्मॉल डाइजेस्ट टू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये बातें समझ में नहीं आई है तो प्लीज ये टॉपिक मैंने शुरू किया वहां से आप अब तक का टॉपिक फिर से देखिए। लास्ट के 5 मिनट्स में जो मैंने बोला है अगर वो समझ में नहीं आया है स्टूडेंट्स, तो प्रीएम्बल जो मैंने लिखा है यहाँ पे उस पॉइंट से लेके अब तक आप फिर से रिपीट कीजिए तो आपको समझ में आए प्रीएम्बल क्यों किया गया। चलो, प्रीएम्बल से स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसी वजह से होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्टडी करने में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। उस बेसिक चीज को देख के ही आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, करेक्ट। जैसे कि क्रिकेट में बाउंड्री क्यों बनाई जाती है। अगर बाउंड्री ना बनाई गई हो, आप सोचिए अगर बाउंड्री ना बनाई गई हो, बाउंड्री की रोप नहीं बनाई हो क्रिकेट में, ठीक है, तो 4 रन्स कब माने जाएंगे? जहां पे घास खत्म होता है वहां पे, या घास के बाद जहां पे थोड़ी मिट्टी चालू होती है वहां पे, या जहां पे सीड्स चालू होती है वहां पे। अब इसमें कोई फील्डर अगर सीड्स के पहले बॉल फील्डिंग करे वो बोलेगा ये 4 नहीं है, कोई ग्रास तक फील्डिंग करे वो बोलेगा ये 4 नहीं है, मिट्टी में जाए तो भी 4 नहीं है, तो 4 है कहां पे? तो इसलिए क्या है, बाउंड्री रोप बनाई जाती है। भाई ये रोप को बॉल टच होके बाहर गया मतलब 4। समझ में आया? तो प्रीएम्बल जो है ना वो एक बाउंड्री है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से इंटरप्रीट करो, प्रीएम्बल की रोप को क्रॉस नहीं कर सकते। वो प्रीएम्बल की रोप, उस बाउंड्री को, उसके अंदर ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है। कोई भी ऐसा लॉ अगर कोई भी वकील या जज, मैं फिर समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, कोई भी लॉ अगर कोई भी वकील या जज अगर उस लॉ में वो ऐसा कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं जो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पीपल है, जो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जज उसका सीधे सीधे ध्यान दिलवाएगा प्रीएम्बल पे कि भाई आप जो बोल रहे हो वो भले कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक्ट के फेवर में हो लेकिन प्रीएम्बल के अगेंस्ट है। अब प्रीएम्बल के अगेंस्ट है मतलब बात खत्म हो गई, करेक्ट। तो यहां पे देखिए प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो लास्ट पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट इन द प्रीएम्बल। ये 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन और ये कंट्री को दिया गया, लेकिन कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया ऑन 26 जनवरी 1950। अब प्रीएम्बल रिमेन्ड अनचेंज्ड। तो preamble was unchanged till 1976, and in 1976 socialist, secular, unity and integrity
were added to the preamble. ठीक है, प्रीएम्बल में क्या होता है? प्रीएम्बल गिव्स द राइट ऑफ वेलफेयर. So it represents the constitution framers psyche. Psyche मतलब mental state of mind. Psyche का मतलब होता है mental state, psychological state. तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो पर्पस है वो प्रीएम्बल में बताया है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का क्या मेंटल स्टेट था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनके माइंड का विजन क्या था फ्यूचर इंडिया के बारे में कि उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो ये जो है ये प्रीएम्बल में बताया गया है. सो प्लीज नोट डाउन दिस. Now students, importance of the preamble. The first importance, it is preamble is as a soul is also an important necessary. To understand the framing of any law or its interpretation, preamble gives proper guidance. So proper guidance is given for any act or law. Correct? Second, preamble gives an important role in understanding any law and the policy behind the framing of any law. So policy of law framing is understood by the preamble. Third, preamble is a useful tool to avoid the trouble, right? So it avoids the trouble of interpreting the Constitution. When any ambiguity or obscure details in law arises, preamble helps in understanding and interpreting the law. So preamble is serving as a compass. To understand the Constitution. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ में ट्रबल होता है, उस ट्रबल को रिजॉल्व करने के लिए रेफर किया जाता है प्रीएम्बल. लॉ फ्रेमिंग की पॉलिसी, अभी आप बोलते होंगे कि सर ये रूल किसने बनाया कि भाई ये पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा मेजोरिटी मिले तो ही लॉ पास करने का. तो वो किसने बनाया? प्रीएम्बल की वजह से. क्यों प्रीएम्बल की वजह से? क्योंकि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ मेजोरिटी. तो प्रीएम्बल में क्योंकि डेमोक्रेसी लिखा है इसलिए हमारे इंडिया में रूल ऑफ मेजोरिटी है. कल उठ के अगर कोई ये बोल दे कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं, इनको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ बना दो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिसी में लिखा गया है इलेक्शंस एवरी 5 years फिनिश्ड. डेमोक्रेसी का मतलब ही है रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. रेगुलर, दैट इज रिटन इन डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी इज रिटन इन प्रीएम्बल. So it is necessary to hold regular, free and fair elections. भले चाहे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट
कितने ही अच्छे हो, राइट? आपको पता है स्टूडेंट्स ये सब चीजें लिखना क्यों जरूरी है? हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, आपने गुजरात बोर्ड के हिस्ट्री में इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन दूसरे बोर्ड्स के हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जिनमें यह बताया गया है कि दूसरे कंट्रीज, जैसे एक कंट्री का मैं नाम लूंगा स्टूडेंट्स, घाना। घाना इज अ कंट्री इन अफ्रीका। उस कंट्री में वहां के एक प्रेसिडेंट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, उन्होंने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठाया और वो खुद प्रेसिडेंट ऑफ लाइफ बन गए। और स्टूडेंट्स आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ लाइफ बनने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने घाना के अपने पार्टी के लोगों का मर्डर करवाया, घाना के अपने लोगों को मारना शुरू किया। एंड आई टेल यू, वो पर्सन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थे घाना के इंडिपेंडेंस के लिए। सोचिए, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर फॉर द पीपल ऑफ हिज कंट्री, एंड आफ्टर विनिंग फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ हिज कंट्री, he became the president of his people, and after becoming the president, he declared himself president for life because the word democracy was not mentioned in the preamble. He took advantage of it. And after that, he started ruling the country like a king, and he imprisoned every person who went against him, even if it was his own party members. तो आप सोचिए क्या हो सकता है अगर प्रीएम्बल में ये वर्ड्स ना लिखे गए होते। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब हर एक गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर के बारे में पहले सोचना पड़ता है। ये सोशलिस्ट वर्ड क्यों रखा गया है प्रीएम्बल में? ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, आम आदमी पार्टी हो, एनी पार्टी कंपल्सरीली हैज टू वर्क फॉर द पीपल। आप सोचते होंगे कि ये सब तो नेता आज के करप्टेड है, नेता तो ज्यादा काम करते नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कम से कम जब कंट्री के ऊपर कोई भारी प्रॉब्लम आती है तो इन नेताओं को स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इनको पब्लिक के सामने आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सोशलिस्ट वर्ड लिखा गया है प्रीएम्बल में। अगर ये सोशल वेलफेयर नहीं करेंगे तो ये नेता को रिजाइन करना पड़ सकता है। यस, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये प्रीएम्बल इन सभी सिस्टम्स के ऊपर एक लोगों को पावर देता है। ये हम लोगों के लिए एक पावर है कि मिनिस्टर्स भले कितने भी पावरफुल हो, हम बोल सकते हैं कि हम प्रीएम्बल के पावर को यूज करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए प्रीएम्बल स्टार्ट होता है विद द स्टेटमेंट वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। प्लीज राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंस एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो अगर जो आज मैंने समझाया है वो क्लियरली समझ में नहीं आया हो, so you can call me anytime, you can WhatsApp anytime, right? So see you in the next lecture, students. Till then, goodbye.